नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। खतरनाक कोरोना के खिलाफ ये जंग जारी है, लेकिन इस जंग में हम सबकी भी तो जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी ये कि हम इस समय कोरोना नियमों का पालन बेहद सख्ती से करें, और उसमें सबसे अहम है ये मास्क लगाना। ये मास्क लगाना ना हम भूलें। न्यूज़ 18 ने तो इसके लिए एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। हम ये मास्क तब तक ना उतारें जब तक ये तय ना कर लें कि हम बिल्कुल लोगों से अलग हैं, सुरक्षित जगहों पर हैं, क्योंकि इस वक्त कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में ये मास्क ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। और एक बड़ी खबर भी इस वक्त आ रही है। जबरन धर्मांतरण की मामले की जांच अब जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कई चौंकाने वाली बड़ी जानकारियां भी निकलकर सामने आ रही है। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की खबर है कि यूपी में 24 से ज्यादा एनजीओ और संगठन पर जबरन धर्मांतरण करवाने के आरोप में छापेमारी चल रही है। आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का नाम इस मामले में जुड़ने के बाद अब इस मामले की जांच के लिए यूपी सरकार ने एटीएस के साथ साथ एसटीएफ को भी लगा दिया है, जो कि देश के 24 राज्यों में आरोपी उमर गौतम के रैकेट की तलाश में जुटी हुई है। और इस बीच उत्तर प्रदेश में आरोपी उमर गौतम के 200 से भी ज्यादा करीबियों की लिस्ट तैयार की गई है और धर्मांतरण कराने के दस्तावेज भी एटीएस के हाथ लगे हैं, जिसकी जांच की जा रही है। विदेशी फंडिंग के साथ साथ यूपी एटीएस इस बात की भी जांच कर रही है कि आखिर विदेशी खातों से कौन से लोग हवाला के जरिए उमर गौतम को पैसे भेज रहे थे और उमर गौतम धर्मांतरण के नाम पर इन पैसों का कहां और कैसे इस्तेमाल कर रहा था। इस मामले में आरोपियों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की तैयारी भी चल रही है। राजीव सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। राजीव, अब जबकि कई जगहों पर यह छापेमारी चल रही है, क्या पता चल पाया कौन कौन सी ऐसी जगह या लोग हैं जिन पर अब छापेमारी चल रही है इस आशंका में? देखिए, यूपी एटीएस द्वारा जो धर्मांतरण को लेकर एक बड़ा खुलासा किया गया था, उनके जो आरोपी हैं उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर, उनसे पूछताछ के बाद कई बड़े खुलासे किए गए हैं और उसमें ये सामने आया है कि इन लोगों को सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के विभिन्न राज्यों में धर्मांतरण इनके जरिए कराया जा रहा था। और इसके लिए इनको विभिन्न एनजीओ, करीब 24 एनजीओ समेत देश प्रदेश के साथ ही साथ विदेशों से भी फंडिंग मिल रही थी। इसमें कुछ ऐसे भी संगठन हैं जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहे हैं और यही कारण है कि इस टेरर फंडिंग को लेकर लगातार यूपी एटीएस एक और जहां इन दोनों आरोपियों से सख्ती के साथ पूछताछ कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर इनके द्वारा अब तक पूछताछ में आई बातों की तस्दीक के लिए संबंधित स्थानों पर छापा मारा जा रहा है और वहां पर जो मौजूद दस्तावेज हैं उनको कलेक्ट किए जा रहे हैं। यूपी एटीएस की कई टीम इस वक्त उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के साथ ही दिल्ली, पश्चिम बंगाल, झारखंड समेत कई राज्यों में छापेमारी कर रही है और वहां पर ये कोशिश कर रही है जानने की कि आखिर जो धर्मांतरण का रैकेट इनके जरिए पूरे देश में चलाया जा रहा था, उसमें और कौन कौन से लोग शामिल हो रहे थे, कौन कौन लोग इसको बैठकर चला रहे थे और इनको जो पैसा मिल रहा है, ये पैसा देने वाले कौन से लोग हैं। जो अब तक के दस्तावेज मिले हैं उसके मुताबिक जो धर्मांतरण कराया गया है, ये उत्तर प्रदेश समेत देश के 24 राज्यों समेत इंग्लैंड, अमेरिका, अफ्रीका, कतर जैसे जो अरब कंट्रीज के कई देश हैं, वहां तक भी इस धर्मांतरण के तार फैले हुए हैं, जिसकी बात खुद उमर गौतम ने अपने वीडियो में भी कबूली है और पूछताछ में भी कबूली है। ऐसे में अब एटीएस की ये कोशिश है क्योंकि उमर गौतम जो दिल्ली का बाटला हाउस है उसे अपना केंद्र बनाकर ये धर्मांतरण का रैकेट चला रहा था, तो वहां पर एटीएस की टीम लगातार ये जानने की कोशिश कर रही है कि जो उस केंद्र में रहकर इसके द्वारा एक संस्था चलाई जाती थी इस्लामिक दावा सेंटर, उसके बैंक अकाउंट को खंगालने की कोशिश की जा रही है और उसमें पता किया जा रहा है कि जो पैसा लगातार आया है वो पैसा किस लिए आया है। और ये बेहद अहम कड़ी है राजीव इस पूरी तफ्तीश में, क्योंकि जबरन धर्मांतरण मामले की जांच कर रही एटीएस को टेरर फंडिंग के भी अब सबूत मिले। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की खबर यह है कि जबरन धर्म परिवर्तन करवाने के लिए आतंकी संगठनों से यहां पैसा भेजा जा रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि खास तौर पर दिव्यांग बच्चों को ही निशाना बनाया जाता था। बच्चों का धर्म परिवर्तन करने के बाद उनका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में किया जाता था। और इस बात के भी सबूत मिले कि सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि ईसाई, जैन और सिख समुदाय से जुड़े इस तरह के दिव्यांग बच्चों का भी धर्मांतरण किया गया। ये भी पता चला
कि आरोपी उमर गौतम देश के 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में धर्मांतरण का ये गोरखधंधा चला रहा था और इस बात के भी सबूत मिले कि उमर गौतम ने अपने काम को अंजाम देने के लिए मुख्य तौर पर राजधानी दिल्ली के बाटला हाउस में बाकायदा एक ऑफिस भी बना रखा था। राजीव हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, दिल्ली का बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में भी ये इलाका चर्चा में रहा है, लेकिन अब जबकि उमर ने भी वहीं अपना दफ्तर खोल रखा था, किस आशय से, क्या पता चल पाया है? देखिए, जब उमर गौतम से पूछताछ की गई है तो उसने बताया है कि वो जो धर्मांतरण का केंद्र है वो उसको बाटला हाउस को बनाया था और वहां पर वो इस्लामिक दावा सेंटर नाम की एक संस्था चलाता था, जिसके जरिए उसने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत फतेहपुर, बुलंदशहर, उन्नाव, गोंडा समेत दर्जनों जिलों में न सिर्फ धर्मांतरण कराए हैं बल्कि देश के अन्य राज्यों में भी धर्मांतरण के साथ विदेशों में भी उसने धर्मांतरण कराए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की अगर खासकर बात करें, जैसा कि बाटला हाउस का उसका कांड का भी उसमें मामला सामने आया था, तो इसमें भी कई ऐसे लोग हैं जो आजमगढ़ से ताल्लुक रखते हैं। राजधानी लखनऊ में भी जो केस धर्मांतरण का सामने आया है वो भी मूलतः निवासी आजमगढ़ के ही हैं। वो अगर उमर गौतम की बात करें तो ये खुद फतेहपुर का रहने वाला है और एक क्षत्रिय परिवार से ताल्लुक रखता था। दशकों पहले इसने खुद पहले धर्मांतरण अपना किया और उसके बाद इसने एक मुहिम चलाकर, एक रैकेट चलाकर हर तरफ से ये कोशिश की कि एक बड़े स्तर पर लोगों का धर्मांतरण कराया जाए। और अब जो पूछताछ में बातें सामने आ रही हैं, जो तथ्य उसके द्वारा बताया जा रहा है, उन ठिकानों पर उन लोगों से एटीएस द्वारा संपर्क किया जा रहा है और ऐसे में जो एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं उसको देखते हुए यूपी एटीएस को भी इस काम में लगाया गया है। और एटीएस भी अब राजीव अपनी तफ्तीश लगातार आगे बढ़ाते चली जा रही है। एंटी टेररिज्म स्क्वाड यानी आतंकी कनेक्शन क्या है इस धर्मांतरण के मामले में, और इसकी जांच जब आगे बढ़ रही है तो धर्मांतरण के तार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से भी जुड़ते दिखाई दिए। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की खबर है कि इस मामले की जांच में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद नाम का भी एक शख्स सामने आया। आरोप यह है कि कानपुर की रहने वाली ऋचा का प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद ने धर्मांतरण कराया और उसके बाद ऋचा माहिन अली बन गई। ये भी पता चला कि पिछले साल इंडोनेशिया से आए तबलीगी जमात के लोगों को मस्जिद में ठहराने और उनकी जानकारी छिपाने के आरोप में यही प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद को जेल भी भेजा गया था, जो कि फिलहाल जमानत पर बाहर है। धर्मांतरण मामले के तार उधर उत्तर प्रदेश के कानपुर से भी जोड़ते दिखाई दे रहे हैं। न्यूज़ 18 के विवेक मिश्रा की खबर है कि यहां एक लड़के का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया गया जो पिछले कई दिनों से गायब था, लेकिन एक दिन पहले ही वो अचानक अपने घर वापस लौट आया। आदित्य गुप्ता से अब्दुल कादिर बने लड़के के घर वालों का आरोप है कि इलाके के ही कुछ लोगों ने उसका जबरन धर्म परिवर्तन करवा दिया और इसकी शिकायत अब वो पुलिस वालों से करेंगे। पिछले साल लॉकडाउन के समय से रमज़ान का समय था, उस समय जो है जब भी इसको सुबह हम खाना वाना खाने को दे रहे थे तो ये बोलता था अभी नहीं बाद में खाएंगे। इस तरीके से ये शाम को खाना खाता था। कई दिन ये चला, तब हमें समझ में आया कि लगता है ये रोज़ा का कुछ चल रहा है। पहले तो इतना ही था, उसके बाद फिर इसको जब सुबह जल्दी एक ही बार नमाज़ पढ़ता था तो कई बार मेरी जब आँख खुली तो पता चला ही सुबह जल्दी उठ के नमाज पढ़ रहा है। और फिर कुछ थोड़े दिन के बाद में उधर से वो कॉल लोग थे जिन लोगों ने उसको बोला कि उर्दू सीखने के लिए, तो ये कॉपी में डायरी में कहीं उर्दू का लिखने का शुरू किया। तब हमको शक हुआ, तो काफ़ी इससे परेशान हो गए थे। स्टार्टिंग में तो आदित्य की मर्ज़ी से बिल्कुल भी नहीं हुआ है और शायद इसको पता भी नहीं होगा, क्योंकि इसका कारण ये है कि हमें अच्छी तरीके से याद है कि इसका मंदिर जाना, ईश्वर के प्रति लगाव, भगवान के मंदिर, पूजा पाठ, हर चीज़ में रुचि लेता था। और हर मतलब कोई ऐसा नहीं था कि किसी कभी भी हमें ऐसा लगा हो कि इसको हिंदू धर्म से कोई शिकायत है या कुछ नहीं था। पता नहीं किस व्यक्ति के द्वारा मुझे जो इसने अभी 2-3 दिनों के अंदर में जो इसने स्पष्ट किया, पहले तो ये किसी का नाम नहीं लेता था, डरता था या किसी दबाव में था। इसने नाम लिया कि कोई मोहम्मद वाशिफ करके एक डेफ बच्चा था जो कि लगभग 2012 के समय में कोई एक बच्चा, डेफ बच्चा ही उसके पास ले गया था। इसके दिमाग में कुछ इस्लामिक बीज बोया गया था शायद,
और उसके बाद जब हमें कहीं से पता चला कि आपका बेटा वहाँ जाता है तो मैं जो है बहुत परेशान हुई। 2-3 बार ये गया होगा, तीसरी बार ये संडे के दिन होता था जब स्कूल ऑफ होता था। तो अब समझ लीजिए कि 2012 की बात है, तो ये रहा होगा 14-15 साल का। तो उस समय तो जो है इसको जब हम वहाँ गए हैं तो इस्लामिक क्लासेस चल रही थी, तो मेरे जाने के बाद हमने इसको काफ़ी डांटा और जो मोहम्मद वाशिफ थे उनसे भी हमने कहा कि मेरा बेटा यहाँ नहीं आना चाहिए। तो फिर उन्होंने खुद ही मना कर दिया कि आपका बेटा जो है अब यहाँ नहीं आएगा। इससे बोला तुम्हारी मम्मी टीचर है और हमको गुस्सा की अब तुम मत आना। तो कहीं ना कहीं दिमाग में तब से चल रहा होगा, लेकिन अभी तो ये पिछले साल से ही हुआ। अच्छा, हम लोगों को ऐसे समझ में आ रहा ना कि जो बच्चा अपनी फैमिली से इतना अटैच था, सब कुछ था, उसके बावजूद ये बच्चा ऐसे भटक गया कि हम लोगों की बात सुनना बंद कर दिया, पूजा पाठ बंद कर दिया, हम लोगों से लड़ने को तैयार हो जाता था। हमेशा बोलता था कि जो है ये सब बेकार है, ये मूर्तियाँ यहाँ से हटा दो, फेंक दो। तो ये ऐसा तो कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं करेगा ना। जब उसका ब्रेन वॉश किया जाएगा, उसको जब हमारी बात नहीं समझ में आ रही, वो हमारे बस में नहीं रहा। हमारे सहयोगी राजीव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, वैसे भारतीय संविधान के सेक्शन 25 से 28 तक इस बात का उल्लेख है कि हमारा ये मौलिक अधिकार है कि हमें धार्मिक स्वतंत्रता है, हम जिस धर्म को चाहें अपना सकते हैं। लेकिन यहाँ क्यों आखिर परिजनों को इस बात पर शक हो रहा है कि साजिशन धर्म परिवर्तित करवाया गया है और उसमें किस तरह की आशंका उन्हें दिखाई दे रही है? देखिए प्रशांत, जिस तरह से आपने कानपुर का केस देखा, उसी तरह जो उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में जो धर्मांतरण के मामले आए हैं, अगर उनके परिजनों से बात की जाए तो सबका ये कहना है कि उनको ये कभी आशंका नहीं रही कि उनका बेटा या बेटी धर्मांतरण कर सकता है। कहीं ना कहीं जो एटीएस की जांच में अब तक खुलासा हुआ है उसमें ये सामने आया है कि इसके द्वारा एक सोची समझी साजिश के तहत इस गैंग द्वारा उन बच्चों को टारगेट किया जाता था। या तो वो डेफ बच्चे होते थे या फिर वो बच्चे होते थे जो अपनी स्कूलिंग टाइम में के बाद कॉलेज टाइम में स्ट्रगल करते होते थे, उनके पास पैसों की कमी होती थी या फिर किसी अन्य तरह से उनको सपोर्ट किया जाता था। उस दौरान चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो या फिर जैन समुदाय का बच्चा हो, उसको पहले ये मोटिवेट किया जाता था और उसका ब्रेन वॉश एक लंबे समय तक किया जाता था। इस दौरान उसे समय समय पर आर्थिक मदद भी की जाती थी ताकि उसको ये लगे कि इनसे सगा आपका कोई नहीं है, और उसके बाद उसको एक सोची साजी समझी रणनीति के तहत कुछ दिनों बाद उसका धर्मांतरण कराया जाता था। ये बात सच है कि हिंदुस्तान के जो कानून कहता है, जो संविधान कहता है, उसमें हर धर्म अपनाने की इजाजत है, लेकिन अवैध रूप से भय से, लालच देकर, प्रलोभन देकर, धोखे से अगर कोई धर्मांतरण कराता है तो कहीं ना कहीं वो अवैध धर्मांतरण माना जाता है। और बिल्कुल राजीव, और इसीलिए तो ये तफ्तीश इतनी आगे बढ़ रही है कि क्या साजिश के तहत इस तरह से धर्मांतरण हो रहा है, क्या आतंकी कनेक्शन इसमें जुड़ा हुआ है, क्योंकि प्राथमिक रिपोर्ट कुछ इसी ओर इशारा भी कर रही है। तफ्तीश में यही कुछ पता भी चल रहा है। लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक लड़की के धर्म परिवर्तन के मामले में नया मोड़ आ गया। न्यूज 18 के दीप श्रीवास्तव की खबर है कि लड़की ने नौकरी पाने के लिए अपना धर्म बदल दिया। बताया गया कि एक महिला के ये संपर्क में आई और उसके बाद लड़की ने अपना धर्म बदल दिया। ये भी पता चला है कि दुबई एयरपोर्ट पर नौकरी पाने के लिए लड़की को ऐसा करना पड़ा। वहीं अब लड़की के पिता ने दोबारा इसे हिंदू धर्म में जोड़ने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। यहाँ पे मैं काफ़ी टाइम से जॉब कर रही थी, तो यहाँ पे बहुत मेहनत है और इतना टाइम लगता है, इतनी सैलरी भी नहीं है। तो वहाँ मेहनत तो देखिए हर जगह है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे अगर मैं अपना रिलीजन चेंज करके जाऊँगी तो वहाँ की जो लोग हैं, जो बेनिफिट्स उनको मिलते हैं वो मुझको भी मिलेंगे। करियर अच्छा बनाने के लिए हम कोई चीज़ चेंज करते हैं तो वो मैटर नहीं करती। मेन चीज़ ये है कि अगर आप अच्छे इंसान हो तो वो सबसे बड़ा धर्म होता है। ये चीज़ें इतना मैटर नहीं करती हैं। और आपको भी पता है कि अगर किसी के पास पैसे ना हो, आज के टाइम में पैसा हर किसी के लिए जरूरी है, पैसे नहीं हो तो वो कितनी प्रॉब्लम्स फेस करता है। तो वहीं पे क्या कोई लेडी मिली, उसने बोला आपको दुबई भेज दूंगा, वहाँ पे मेरी तनख्वाह ज़्यादा मिलती है, इस चक्कर में उसने कर लिया। वहाँ पे कितना दिन हो गया इस बात को? अभी तो हमको तो अभी पता चला सर, जो आप लोगों ने
में कोई इस तरह की कोई बात संज्ञान में नहीं आई है कि कहीं कोई इस तरह गतिविधियां हो जिसमें जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा हो। जहां तक अभी हाल में कुछ चैनल्स पे कुछ खबरें प्रकाश आई थी कि उसमें एक तिलहर का एक प्रकरण है जिसमें उनके महिला के फादर से बात हुई है और उनके द्वारा ये बताया गया कि केवल नौकरी पाने के उद्देश्य से उसके द्वारा एक ऐसा प्रमाण पत्र बनवा लिया गया था जिसको वो सरेंडर भी कर रही हैं। उल्लेखनीय है कि गत माह ही उस महिला का विवाह भी हुआ है और सजातीय व्यक्ति से ही, पुरुष से ही उसका विवाह हुआ है और इसमें कहीं कोई धर्म इत्यादि परिवर्तन की कोई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मोहसिन रजा ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। साजिश है हमारे देश के खिलाफ, हमारे देश में एक माहौल खराब करने की, और ये साजिश उन लोगों के दौर में शुरू हुई थी जो लोग आज हाशिए पर पड़े हैं। इसमें कांग्रेस है, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। इन सब के दौर में धर्मांतरण को लेकर इस तरह के लोग उगे थे और जिसमें जाकिर नाइक भगोड़ा भागा हुआ है, उसको लाने के लिए एजेंसियां हमारी लगातार प्रयासरत हैं और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की सरकार है। यहाँ पर साफ तौर पर हमने कह दिया कि इस तरह के कोई भी लोग बख्शे नहीं जाएंगे। बड़ी साजिश देश के खिलाफ, इसे बता रहे हैं उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मोहसिन रजा। हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजीव, शाहजहांपुर से जो मामला सामने आया है, जो हिंदू लड़की आयशा बन गई है, वो कह रही है कि पैसों की जरूरत उसे है और दुबई में नौकरी पाने के लिए, वहां की फैसिलिटीज पाने के लिए उसने धर्म बदला है। क्या पता चल पाया है जांच पड़ताल में? क्या ये अपनी इच्छा से इस तरह की फैसिलिटीज हासिल करने के लिए, दुबई में नौकरी पाने के लिए अपना धर्म बदल रही थी, या इसका प्रलोभन का प्रस्ताव इसके पास आया था? क्या जानकारी है अब तक की? देखिए, जैसा कि ये एक परफेक्ट केस है ये समझने के लिए कि धर्मांतरण अपनी इच्छा से और अवैध धर्मांतरण में क्या फर्क है। कि बिल्कुल, जैसा कि लड़की खुद अपने बयान में ये बता रही है कि उसे ये बताया गया कि अगर आप अपना धर्म परिवर्तित करेंगी तो वहां पर आपको अरब कंट्रीज के नागरिक की तरह वहां पर वो फैसिलिटी मिलेंगी। उसकी चाहत धर्म परिवर्तन की नहीं थी, उसकी इच्छा धर्म परिवर्तन की नहीं थी, लेकिन मजबूरी थी क्योंकि वो आर्थिक रूप से कमजोर थी, उसको पैसों की कमी थी। उस पैसों की कमी या मजबूरी के चलते ही उसने अपना धर्म परिवर्तन करके, नाम परिवर्तन करके एक एयरपोर्ट की नौकरी पाने के लिए उसने आवेदन किया था। ऐसे में अगर वो खुद से ये कहती कि हाँ हमारी हिंदू धर्म में आस्था नहीं है, हमें दूसरा धर्म अपनाना है, तो सरकार को या एटीएस को कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन उसे ये प्रलोभन दिया गया कि अगर आप दूसरा धर्म अपनाओगे तो आपको बेहतर जॉब मिलेगी, आपको बेहतर वेतन मिलेगा, और इसके आधार पर तो ये कहीं ना कहीं एक प्रलोभन और लालच के बेस में आता है। तो ये माना जाएगा कि ये अवैध धर्मांतरण है और इसीलिए ये तफ्तीश आगे बढ़ रही है और एटीएस कर रही है, एसटीएफ इसकी तफ्तीश कर रही है और पड़ताल लगातार आगे है और कई लोगों तक पहुंचने की कोशिश भी। वहीं एक और बेहद अहम और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। देश में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते मरीजों ने अब सरकार की चिंता भी बढ़ा दी है। देश में अब तक करीब 50 से ज्यादा डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीज मिल चुके हैं, लेकिन इसमें सबसे खास बात, महाराष्ट्र के रत्नागिरी में इस वेरिएंट से एक शख्स की मौत तक हो चुकी है और इसीलिए डेल्टा प्लस का डर अब और लोगों को सताने लगा है कि क्या तीसरी लहर ज्यादा खतरनाक हो सकती है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 21 मरीज डेल्टा प्लस के इस वक्त सामने आए और इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी एहतियात बरतते हुए राज्य के सभी 36 जिलों को लेवल 3 में डाल दिया है। यानी यहां लॉकडाउन के नियमों को पहले के मुकाबले और ज्यादा सख्त कर दिया गया है। आज की तारीख में हम देखें जहां पूरे विश्व में इसके बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ केस हैं और भारत की, जैसे कि आपको खुद भी जानकारी है, भारत के जो आज की तारीख में जो केसेस हैं वो केसेस भी बहुत ही एक सीमित संख्या में हैं। आज की तारीख में अगर मैं आपको बताऊं तो करीब 50 केसेस पूरे हिंदुस्तान में 12 जिलों में पाए गए हैं और इन 50 केसेस से ये भी हमारे 3 पिछले माह में फैले हुए हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि किसी भी जिले में, किसी भी राज्य में ये एक हमको बढ़ता हुआ ट्रेंड दे रहे हैं। ये मैं बात आपको कहना चाहूंगा, क्योंकि हम जब तक इसको कोरिलेट नहीं कर लेंगे तब तक हम ये नहीं कहेंगे कि ये बढ़ता हुआ ट्रेंड है। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस के मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही साथ अब महाराष्ट्र की उद्धव सरकार भी एक्शन में आ गई है। महाराष्ट्र के 36 जिलों को अब लेवल 3 में डाल दिया गया है, यानी कि जो लेवल 1 और 2 में थे वो अब लेवल 3 में पहुंच गए हैं।
लेवल 3 में अब लॉकडाउन के नियम भी बदले जाएंगे, यानी कि अब लेवल 3 में आने के बाद जिलों में सारी दुकानें शाम 4 बजे तक बंद हो जाएंगी। इसके अलावा लेवल 3 के जिलों में आने वाले शॉपिंग मॉल पर भी अब पाबंदी रहेगी और तय समय के बाद सिर्फ केमिस्ट की दुकानों को ही खुला रखने की इजाजत मिलेगी। लगातार बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि अभी सभी जो 36 जिले हैं उन्हें लेवल 3 में रखा जाएगा, यानी कि इसके पहले जो लेवल 5 रखी गई थी, जो 36 जिले थे जिनमें अगर पॉजिटिविटी रेट कम होता है तो उन्हें लेवल 1 में रखकर कुछ रियायत दिया जा सकती थी। इस फैसले को महाराष्ट्र सरकार ने फिलहाल स्थगिति दी है। आपको बताना चाहेंगे लगातार पिछले 4-5 दिनों से 9000 के ऊपर मामले सामने आ रहे हैं। मुंबई समेत महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है वो एक चिंता का विषय बना हुआ है। कल रत्नागिरी में इसके वजह से एक 80 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई है और टास्क फोर्स के जो मेंबर हैं उनका कहना है कि ये बढ़े हुए मामलों के लिए लोग जिम्मेदार हैं। इस समय हम खड़े हैं मुंबई से सटे कलवा नाका पर और यहाँ का नज़ारा आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बस स्टैंड है और बस के लिए यहाँ पर लोगों की लाइन लगी है। हालांकि न्यूज़ 18 इंडिया का कैमरा जब यहाँ पर पहुँचा तो कैमरा देखते हुए कई लोगों ने अपने मास्क मुंह पर चढ़ा दिए, लेकिन साफ तौर पर आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अभी भी यहाँ पर नहीं हो रहा है। ना ही महानगर पालिका का कोई यहाँ पर मार्शल मौजूद है जो लोगों को मास्क न लगाने पर या कोरोना के नियम ना फॉलो करने पर फाइन लगाए। महाराष्ट्र में कोविड टास्क फोर्स के मेंबर डॉक्टर उदय कुलकर्णी ने बताया इस पूरी प्रक्रिया के बारे में कि किस तरह से कार्रवाई आगे होगी। बात करने के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र टास्क फोर्स के एक सदस्य डॉक्टर उदय कुलकर्णी जी मौजूद हैं। उदय सर, किस तरीके से देखते हैं, क्या वजह है जो पिछले 3-4 दिनों से लगातार मुंबई समेत महाराष्ट्र में कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं? महाराष्ट्र सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन लोगों को ऐसे लगने लगा कि अभी अनलॉकिंग हो गया है तो कोरोना यहाँ से गया है, तो इसके लिए थोड़ी सी लापरवाही जो लोगों की बढ़ गई है, उसी के कारण ये आंकड़े बढ़ रहे हैं। डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। महाराष्ट्र में भी रत्नागिरी में खासकर कुछ मामले सामने आए हैं, आज एक मौत भी हुई है। इस वेरिएंट के बारे में जानना चाहूँगा, कितना खतरनाक है ये वेरिएंट? जैसा कि हम जानते हैं कि कोरोना पहली जब यहाँ पे वेव आई थी तो उस वक्त अल्फ़ा वेरिएंट, उसके बाद में बीटा, और अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं डेल्टा पूरे महाराष्ट्र या पूरे दुनिया में ये ज़्यादा हो गया था। उसके बाद में अभी डेल्टा प्लस जो आ गया है वो ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। अभी तक सिर्फ 50 के करीब ही रुग्ण उसमें पाए गए हैं, लेकिन ऐसे देखा जाता है कि शायद ये अपने शरीर पे ज़्यादा जल्दी असर करेगा। सर, किस तरीके से सावधानी रख सकते हैं इसे? सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये सब चीज़ें तो सबको पता है। उसके साथ में अगर जैसे स्टीम को बताया गया है या फिर गार्गल्स बताए गए, उसके साथ में अपना खाना पीना जो है वो हल्का होना चाहिए। हम जितना भी ये सब चीज़ें करना शुरू करते हैं तो हम लोग ये डेल्टा प्लस से भी बच सकते हैं। और उसके साथ में अभी ऐसे भी देखने को आया है कि अपने खाने पीने के वजह से जैसे हमें उल्टी या फिर दस्त अगर हमें शुरू हो जाता है, पेट में दर्द शुरू हो जाता है, तो इसे हमें कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर के पास जल्दी जाना चाहिए। आशीष दीक्षित हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ, दादर में मौजूद हैं। आशीष, अब पूरे 36 जिलों को लेवल 3 में डाल दिया गया है, इसके क्या मायने? साफ तौर पर प्रशांत, जैसे कि टास्क फोर्स के मेंबर जो हैं डॉक्टर उदय कुलकर्णी, उन्होंने कहा कि लोग लापरवाह हैं जिसके वजह से कोरोना के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। इसकी तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। इस समय हम दादर स्टेशन पर मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि लोगों ने हालांकि मास्क पहना है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहां पर बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर बीएमसी के मार्शल्स नहीं हैं, यहाँ पर बीएमसी के मार्शल्स भी हैं जो मास्क नहीं लगा रहे हैं, उन पर कार्रवाई किए जा रहे हैं, लेकिन लोग उन्हीं के साथ हंगामा करते हैं, उन्हीं के साथ विवाद खड़ा करते हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं जो मास्क तक लगाना ज़रूरी नहीं समझते। हालांकि कोरोना की दूसरी लहर अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है, फिर भी लोगों की लापरवाही साफ तौर पर आप देख सकते हैं। आशीष, हम देख रहे हैं कि एक ऐसे ही मार्शल ने कुछ लोगों को चालान काटने की कोशिश की है, उनके साथ किस तरह की विवाद की स्थिति आपके पीछे? जी बिल्कुल, साफ तौर पर प्रशांत आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर लोग जो हैं वो खुद ही मार्शल्स के साथ हंगामा करते हैं। कई बार
मैडम आपसे जानना चाहूँगा, क्या इनके साथ हुआ है, मास्क नहीं लगाया, फाइन दे रहे हैं? ओ मैडम, उनका मास्क पूरा नीचे था। कई बार ऐसी दिक्कत आती है हम लोग को काम करते वक्त कि मास्क नीचे रहते हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से लोग पैसे नहीं भर पाते कि लॉकडाउन है, हम लोग परेशान है, खुद इतने परेशानी में कहाँ से पैसे भरें। क्या कारण देते हैं लोग आपको? कारण वही लॉकडाउन का ही देते हैं। हम लोग घर पे बैठे हैं, इतना 6-7 महीने से घर वाले परेशान है और कहाँ से हम लोग क्या करें, 200 रुपये इधर भरे के क्या करें। तो ऐसे में आप क्या करते हैं, क्या एक्शन लेते हैं? एक्शन क्या, उनको हम लोग सीख ही देना पड़ती है कि आप मास्क लगाया करो, इससे आपकी वजह से और कई लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। बोल के ही छोड़ देना पे। जैसे कि अभी ये मैडम को मैंने पकड़ा था, वो मैडम को तो आप देख ही सकते हैं कि कैसे उन्होंने मेरे साथ बर्ताव किया। चिल्लाते हैं हमारे ऊपर, गाली गलौज भी करते हैं टाइम पे हम लोग के। ऐसे में आप पुलिस की मदद लेते हैं? हाँ, पुलिस की मदद लेते हैं और पुलिस हमको हेल्प करती है, आती है वो लोग। 100 नंबर डायल करने पे वो लोग आ जाते हैं यहाँ पे। साफ तौर पर आप देख सकते हैं प्रशांत, यहाँ की भीड़ आप देख सकते हैं, लेकिन मार्शल्स 3 से 4 मार्शल्स हैं जिन्हें इस पूरी भीड़ को कहीं ना कहीं नियंत्रण पाने पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है, क्योंकि जो लोग हैं वो खुद मार्शल्स पर गुस्सा निकालते हैं, मास्क ना पहनने के अलग अलग कारण देते हैं। जैसे कि मार्शल ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से पैसे ना होने का कारण दे रहे हैं। प्रशांत बिल्कुल, और उधर कोरोना में अनलॉक की प्रक्रिया को और किस तरह से अब धीमा भी किया जा रहा है, इस पर भी लगातार काम हो रहा है। लेकिन जो सबसे खास बात है वो ये कि देश में लगातार डेल्टा प्लस के मरीज अब बढ़ रहे हैं और देश के 12 राज्यों में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के करीब 50 मरीज मिले हैं। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा मरीज सामने आए हैं महाराष्ट्र से, जहां 21 मरीज पाए गए हैं। इसके अलावा तमिलनाडु में 9, मध्य प्रदेश में 7 मरीज मिले हैं जिनमें डेल्टा प्लस वेरिएंट पाया गया है। केरल में 3 और पंजाब और गुजरात में डेल्टा प्लस के 2-2 मरीज पाए गए। इसके अलावा ओडिशा, राजस्थान, जम्मू और कर्नाटक में भी डेल्टा प्लस का 1-1 मरीज पाया गया है। जानकारियां मान रहे हैं कि तीसरी लहर आई तो डेल्टा वेरिएंट खतरनाक रूप ले सकता है। तीसरी जो लेयर है, जो तीसरी लहर आने की बात चल रही है, ये बताया जा रहा है या एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि करीब 50 लाख लोगों पर इसका असर हो सकता है। क्या महाराष्ट्र में इसकी संख्या होगी? किस तरीके से देख रहे हैं? टास्क फोर्स के आप मेंबर हैं इस नाते से। जैसा कि हम लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि थर्ड वेव ना आए, लेकिन फिर भी अगर आती है तो उसके लिए हमें मेडिकल लेवल से भी काम करना है और उसके साथ में लोगों को ज़्यादा चौकन्ना भी करना है, क्योंकि शायद ये अपने सांस के साथ में अपने डाइजेस्टिव ट्रैक के ऊपर भी असर कर सकती है। तो उसके लिए हमारे सब कोशिशें ये है कि जितने भी नंबर हो, तो कोशिश ये है कि 50 लाख जैसे आंकड़ा बताया जाता है, हम लोग कह सकते हैं कि अगर हमारा वैक्सीनेशन अच्छी तरीके से हो गया, उसके साथ में हमारे यहाँ पे हर्ड इम्यूनिटी का भी अंदेशा है, तो ये सब चीज़ों को अगर देखते हैं तो शायद ये तीसरी वेव महाराष्ट्र पे असर करने से हम लोग रोक सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें और ज़्यादा कुछ हम लोग यहाँ पे संशोधन भी कर रहे हैं। उसके साथ में हमारी लगातार चर्चाएं हो रही है कि इससे कैसे निपटाया जाए, कैसे इसके साथ में हम लोग अपने लोगों को बचा सकते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि 8-10 दिन में हम लोग इसके लिए कुछ अलग से एडवाइजरी भी लेके आएंगे कि जो लोगों तक पहुँचाएँगे, कि जिससे आप बचने के लिए उपाय, और उसमें लगभग 45 to 60 डेज़ का वहाँ पे हमें समय लगने वाला है खुद को ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए। वायरस जैसे खुद को बदल सकता है, वैसे हम भी खुद को बदल सकते हैं। तो ये खुद को बदलने के लिए 45 से 60 दिन अगर लगने वाले हैं, तो उसके लिए हम लोग जो भी ज़रूरी है वो एडवाइजरी भी लाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे पूरी महाराष्ट्र की जनता थर्ड वेव से बच सकती है। आशीष, आप दादर में मौजूद हैं और अलग अलग तरह की राय विशेषज्ञों की भी आ रही है सामने, लेकिन अब जबकि डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा बढ़ता चला जा रहा है, महाराष्ट्र के तमाम 36 जिलों को लेवल 3 में डाल दिया गया है। यानी अब किस तरह की और सख्तियां बढ़ी दिखाई दे रही हैं? साफ तौर पर आपको बताना चाहेंगे प्रशांत की जो मॉल्स हैं जिन्हें खोलने की अनुमति दी गई थी, जो ज़िले लेवल 1 और 2 में थे, उनमें कोरोना के जो नियम हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उनमें कुछ राहत दी गई थी, कुछ छूट दी गई थी, लेकिन उसे पूरी तरीके से सरकार ने वापस ले लिया है। इसे स्थगित कर दिया गया है। जो 5 लेवल अलग अलग बनाए गए थे, जो पॉजिटिविटी रेट है किसी ज़िले का और ऑक्सीजन बेड्स की उपलब्धता को लेकर 5 अलग अलग लेवल्स कैटेगरीज बनाई गई थी, जिसमें अलग अलग ज़िलों को रखा गया था। लेकिन अब इस डिसीजन को सरकार ने स्थगित कर दिया है, क्योंकि कोरोना के आंकड़े जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। इसका साफ ये मतलब है कि अगर लोग इसी तरह लापरवाह हुए तो फिर एक बार नियमों को और ज़्यादा सख्त करना पड़ेगा सरकार को।
जी प्रशांत। और सख्ती बढ़ाने की भी बात कही जा रही है। 36 जिले अब लेवल 3 में आ गए हैं। दर्शकों की जानकारी के लिए आशीष आप ये बताएं कि लेवल 2, 1 और 3 में किस तरह का फर्क देखा जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र के करीब 18 जो जिले हैं वो लेवल 3 में थे और महज कुछ ही 3 से 4 ऐसे ज़िले थे जैसे कि ठाणे है, नवी मुंबई है, ये लेवल 1 में था। यहाँ पर पूरी तरीके से छूट दी गई थे। मॉल्स, जिम्स हो या आउटडोर गेम्स हो, पूरी रियायत दी गई थी उन्हें पूरी तरीके से खोलने के लिए। लेकिन जिसके बाद लोगों की लापरवाही के चलते अब फिर एक बार ये जो ज़िले हैं ठाणे, नवी मुंबई जैसे जो ज़िले हैं जो लेवल 1 में थे उन्हें लेवल 3 में रख दिया गया है। यानी कि जो भी दुकानें हैं, अत्यावश्यक दुकानें हैं या बाकी चीज़ों की जो भी दुकानें हैं, ये शाम 4 बजे तक चालू रहेंगी। मॉल्स और थिएटर्स जो हैं उन्हें पूरी तरीके से बंद किया जाएगा। साथ ही में शादी समारोह में 50 लोगों को अनुमति दी गई है। वहीं अंतिम संस्कार अगर किसी का होता है तो उसमें केवल 20 लोगों को उपस्थित रहने की अनुमति दी गई है। साथ ही में एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगा कि सरकार ने आदेश में ये भी लिखा है कि कोई भी राजनीतिक दल प्रोटेस्ट ना करे या आंदोलन ना करे जहाँ पर भीड़ हो सकती है। लोगों को सख्त हिदायत दी गई है कि भीड़ और ना करें। इस वक्त एक बड़ी खबर भी आ रही है, हम अपने दर्शकों को उस खबर की ओर लिए चलते हैं। पंजाब और हरियाणा से आ रही ये बड़ी खबर। यहां प्रदर्शन के दौरान जमकर हंगामा हुआ है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। चमन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। चमन, चंडीगढ़ से क्या बड़ी खबर? सर देखिए कि आज किसानों द्वारा चंडीगढ़ के राजभवन का घेराव करना था, उसी को लेकर किसानों के कुछ संगठन चंडीगढ़ के लिए रवाना हुए थे और उन्हें चंडीगढ़ के बीच रास्ते में ही पुलिस द्वारा रोका गया और उनके ऊपर पानी की बौछारें भी की गई है। चमन, आगे क्या होगा? सर इन्हें को रोकने के लिए चंडीगढ़ की पुलिस और हरियाणा की जो पुलिस है दोनों साइड से कोशिश कर रही है, लेकिन किसान जो है वो आगे लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उन्होंने राजभवन जो है वो राष्ट्रपति के नाम कृषि कानूनों को लेकर अपना विज्ञापन देने के लिए पहुंचना है। चमन, पुलिस की क्या तैयारी? देखिए सर, पुलिस चारों तरफ अभी जो है वो अपना इनको रोकने के लिए प्रयत्न कर रही है, लेकिन किसान जो है वो लगातार पुलिस के साथ धक्का मुक्की में उतरे हुए हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी क्या ताजा हालात हैं? सर अभी यहाँ पर जो स्थिति है बिल्कुल तनावपूर्ण बनी हुई है और लगातार जो पुलिस की तरफ से जो किसानों को रोकने का प्रयत्न किया जा रहा है, लेकिन किसान जो है वो लगातार ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करें नाडा साहब की, तो नाडा साहब से भी हरियाणा की तरफ जो किसान जो निकल चुके हैं और उनको भी चंडीगढ़ जो हरियाणा के राज्यपाल है उनके घर की तरफ जाना है, लेकिन पंचकूला का वो जो चंडीगढ़ का जो बॉर्डर है वहाँ पर उनको रोकने का पुलिस ने जी किया और उनको रोकने का लगातार जो है प्रयत्न किया जा रहा है, लेकिन किसान जो है वो लगातार ही आगे बढ़ने लगे हुए हैं। लेकिन इसके अलावा भी देश और दुनिया का क्या है ताजा हाल, जानने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 18 इंडिया। फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।